Good morning, students. My name is Gunjan Sharma. I'm MBBS student at AIMS Nagpur. So today we are doing chapter number 16 of class 12th biology. Environmental issues is the name of the chapter. It is one of the important chapter as I told before also. ये चैप्टर इकोलॉजी यूनिट का है एंड यू ऑल्सो नो इकोलॉजी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नीट एग्जाम एंड ऑल्सो योर बोर्ड एग्जाम. सो प्लीज फोकस ऑन दिस चैप्टर अच्छे से. एंड वी वर डन विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. हमने एमसीक्यूज कर लिए थे एंड वेरी शॉर्ट कर लिए थे. टुडे वी विल स्टार्ट विद शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऑन योर लेफ्ट स्क्रीन यू कैन सी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. On the right screen, I will tell you about the. मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी एंड आई विल टेल यू कि आपको लैंग्वेज क्या लिख के आना है. ओके. एंड ऑन योर लेफ्ट स्क्रीन यू विल सी द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट and start with question number first of short answer type of questions. Let's see what the question is asking. So first question, short answer type of questions. ठीक है? You can see in your left screen. So question is asking, is it true that carpets and curtains, drapes placed on the floor or wall surfaces can reduce noise level? Explain briefly. तो first question बोल रहा है students कि क्या ये सच है कि कारपेट्स एंड कर्टेन्स, कारपेट्स जो हम अपने जमीन पे बिछाते हैं एंड आपके जो पर्दे होते हैं कर्टेन्स जो आपके सरफेसेस वॉल पे आप लगाते हैं, क्या ये जो पर्दे और ये जो कारपेट्स होते हैं ये क्या नॉइस लेवल को रिड्यूस करते हैं? मतलब क्या ये नॉइस को ब्रेक करते हैं? नॉइस प्रूफिंग होते हैं ये. मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे के अंदर बहुत सारे कर्टेन्स लगे हुए हैं और कारपेट लगा हुआ है और कोई इस कमरे के बाहर खड़ा है और अंदर दो लोग बात कर रहे हैं. तो अगर मान लीजिए इस कमरे में इतने सारे कर्टेन्स एंड नीचे कारपेट्स लगे हैं तो जितनी वॉइस जो बाहर खड़े हुए इंसान को सुनेगी, जो भी लोग वो बात कर रहे हैं वो कम सुनेगी कंपेयर टू उस रूम के जो रूम पूरा खाली है जिसमें ना तो कर्टेन्स हैं और ना ही कारपेट्स हैं. तो वहां पे आवाज ज्यादा ट्रांसफर होगी बाहर और यहाँ पे कम होगी. तो इसका एक्सप्लेन करना है ब्रीफली. ठीक है, पहले बताना है क्या ये सच है. तो ये सच तो है, आप एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि ऐसा होता है. जो कमरा ज्यादा खाली होता है जिसमें कर्टेन्स और कारपेट्स नहीं होता है वहां से आवाज बाहर ज्यादा आती है. ठीक है, तो ये तो सच है और इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो देखिए साउंड एब्जॉर्प्शन इसका वन ऑफ द क्राइटेरिया है. ठीक है, जो ये मटेरियल होते हैं जो हम यूज करते हैं आपके कर्टेन्स और कारपेट्स के अंदर, वो मटेरियल साउंड एब्जॉर्प्शन करते हैं. तो उन मटेरियल के पास प्रॉपर्टी होती है साउंड एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि वो उनके थिकनेस पे, उनकी डेंसिटी पे, उनकी पोरोसिटी पे डिपेंड करता है. अब ये क्या है, थिकनेस क्या है? थिकनेस तो वो कितना मटेरियल मोटा है उस पर डिपेंड है. डेंसिटी का मतलब है कि उस मटेरियल के अंदर जो भी क्लॉथ के फाइबर्स लगे हैं वो कितने ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, वो डेंसिटी बताता है. एंड पोरोसिटी क्या बताता है कि ये जो मटेरियल है इसमें छेद कितने कम है और कितने ज्यादा है. ठीक है, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी और जितने कम छेद होंगे उतना ही ज्यादा साउंड एब्जॉर्प्शन होगा इन मटेरियल के द्वारा. तो ये थ्री प्रॉपर्टीज आपको बता के आनी है, थिकनेस, डेंसिटी एंड पोरोसिटी, जो साउंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. तो कारपेट्स एंड साउंड प्रूफिंग हम देखेंगे. फर्स्ट carpets का तो हमने देखा कि yes it is true that carpets and curtains placed on the floor or wall surfaces can reduce noise levels. पहले आपको लिखना है yes it is true, and then carpets and curtains absorb sound को absorb करते हैं, reduce echoes को reduce करते हैं and control reverberations, hence they are used to make rooms soundproof. ठीक है, carpets and curtain क्या करते हैं, ये sound को absorb कर लेते हैं, जो भी आवाज आती है उसको absorb कर लेते हैं. और अगर जो कोई एको क्या होता है, एको रूम के अंदर साउंड का गूंजना, उसको बोलते हैं एको. ठीक है, तो अगर कोई खाली प्लेस पे आप जाओगे, जैसे आप एक खाली रूम के अंदर जाओगे जिसमें कुछ नहीं है और वहां पे अपना नाम बोलोगे तो नाम आपको 2-3 बार रिपीट करके सुनाई देगा. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एको. तो एको को रोकने के लिए, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये कारपेट्स एंड कर्टेन्स लगाए जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है साउंड एब्जॉर्बिंग की, इसलिए इनको रूम्स को साउंड प्रूफ करने के लिए लगाया जाता है. ठीक है, तो ये कर्टेन्स एंड नीचे कारपेट्स. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस विद अ सूटेबल एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या है
ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो नॉर्मली हमारी गाड़ियां चलती हैं उनके अंदर जो इंजन होता है, उस इंजन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी और उसमें डालनी है। क्या करना है? नॉर्मली जो इंजन है आपका, उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब बैटरीज वगैरह जब हम डाल देते हैं इंटरनली इंजन के अंदर, गाड़ी के अंदर जो भी फंक्शनिंग होती है उसके अंदर जब हम बैटरीज वगैरह इलेक्ट्रिक कुछ लगा देते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड व्हीकल। मतलब उसके पास इंजन भी है और उसके पास बैटरी भी है। हाइब्रिड मतलब दो चीजों का मिलके बनना। तो इंजन भी है और उसके पास बैटरी, इलेक्ट्रिकल बैटरी भी है। तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। और इसके एडवांटेजेस आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए राइट स्क्रीन पे एक बार, हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज आप ऐसे लिख के आएंगे कि हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन है इंटरनल कंबशन इंजन का एंड इलेक्ट्रिक बैटरी का। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरी का एंड इंटरनल कंबशन इंजन का ये कॉम्बिनेशन है। एंड एडवांटेजेस इसका क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो स्टूडेंट्स अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको यही पता लगेगा कि क्यों हमने उसमें इलेक्ट्रिक बैटरी डाली, क्योंकि फ्यूल को हमें कम बर्न करना है ना। फ्यूल कम बर्न होगा तो आपका जो एयर पॉल्यूशन होगा वो कम होगा। तो फर्स्ट तो थिंग यही है कि फ्यूल कंजम्पशन कम होगा एंड पॉल्यूशन कम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख के आएंगे, फ्यूल कंजम्पशन इज लेस। सेकेंड, लेस एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब फ्यूल कम बर्न होगा तो जो एग्जॉस्ट होता है जिससे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका जो लेड बाहर जाता है उसका एमिशन भी कम होगा, इसलिए इको फ्रेंडली व्हीकल्स ही बन जाएंगे। ठीक है, एंड थर्ड है, गिव्स बेटर माइलेज देन अ कन्वेंशनल इंजन व्हीकल, दस इज कोस्ट इफेक्टिव। बेटर माइलेज भी मिलता है, ये थोड़ा सा जो फैक्ट है। द थर्ड पॉइंट दैट आई हैव गिवन हियर, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनमें माइलेज अच्छी नहीं होती है, बट दिस इज रॉन्ग। जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स आते हैं उनका बेटर माइलेज होता है जो नॉर्मल इंजन व्हीकल होता है उनसे। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी आपको पड़ेगा एंड लेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर भी ये लेस डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, क्योंकि फॉसिल जो हमारे फ्यूल हम यूज करते हैं, दैट इज आपका पेट्रोल एंड डीजल, ये सब बनाने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल वगैरह को रिफाइन करना पड़ता है एंड कहीं ना कहीं आपका एनवायरमेंट ही आप डिग्रेड कर रहे हैं ये सब करके। तो इसके ऊपर लेस डिपेंडेंसी रहेंगी तो आपका इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा, आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा व्हीकल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सिंस पावर कैन कम फ्रॉम बोथ द बैटरी and the engine, acceleration is faster and the vehicle is efficient। तो एग्जाम्पल ये दिया है कि इलेक्ट्रिक बैटरी भी है, इलेक्ट्रिक बैटरी एंड उसके अंदर इंजन भी है, बोथ आर देयर। ठीक है, इंजन भी है एंड इलेक्ट्रिक बैटरी भी है। तो क्या होगा ना, दोनों तरफ से पावर आएगी, इलेक्ट्रिक बैटरी से भी इंजन से भी। तो जो व्हीकल का एक्सीलरेशन होगा, स्पीड होगा, ठीक है, वेलोसिटी होगा, वो सब उसका फास्ट होगा। और माइलेज तो कम मिल ही रहा है, माइलेज तो ज्यादा मिल ही रहा है। ठीक है, माइलेज भी ज्यादा मिल रहा है, ये सब भी फास्ट होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल जो आप दे सकते हैं। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आस्किंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है कि इज इट ट्रू दैट इफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स टू जीरो द वाटर विल बिकम सेप्टिक, गिव एन एग्जाम्पल व्हिच कुड लोअर द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एन एक्वेटिक बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि क्या ये सच है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स टू जीरो, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल मतलब कि पानी के अंदर का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है, ये पानी है, पानी के अंदर कुछ तो O2 होता है, वो जो O2 होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है। अगर ये डिजॉल्व फॉर्म में जो O2 है उसका लेवल गिर जाए, ठीक है, उसका लेवल गिर जाए और जीरो पे आ जाए, एकदम ही खत्म हो जाए, तो वाटर विल बिकम सेप्टिक। सेप्टिक का क्या मतलब होता है? सेप्टिक का मतलब होता है कि वाटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज वगैरह, मतलब कि बहुत इन्फेक्टिव हो जाएगा, वाटर विल बिकम सेप्टिक। एंड गिव एन एग्जाम्पल विच कुड लोअर द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एन एक्वेटिक बॉडी। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल देना है जिसमें आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो एकदम कम हो जाएगा उसका एग्जाम्पल देना है। तो सेप्टिक का मतलब है कि जो आपका पानी है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाएगा। एंड आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या ये सच है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल आपके पानी का जीरो आ जाए तो क्या आपका पानी सच में बहुत ज्यादा सेप्टिक मतलब इन्फेक्टिव हो जाएगा। एंड फिर आपको एक एग्जाम्पल देना है जो आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल का, जो एक्वेटिक बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है उसको लोअर कर दे, उसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो पहले तो डेफिनेशन बताओ आप, डिजॉल्व ऑक्सीजन का डेफिनेशन क्या है। तो
डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन विच इज फाउंड टू बी इन द वाटर इन द डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, आपके पानी के साथ डिजॉल्व फॉर्म में जो मिलता है दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। एंड सिग्निफिकेंस क्या है डिजॉल्व ऑक्सीजन का, ये आपको बताना है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज यूज बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, जो भी पानी के अंदर जानवर है आपके, उनकी ब्रीदिंग के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन उनको ब्रीदिंग कराती है, उनको जिंदा रखता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो क्वालिटी है उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन मेजर करता है एज इट सिग्निफाइज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू सपोर्ट लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को अगर हम मेजर कर ले पानी के और उसको कम ज्यादा के हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि पानी का क्वालिटी कैसा है। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो पानी का क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि वो बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट कर सकता है। और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो पानी का क्वालिटी गंदा है। जीरो डिजॉल्व ऑक्सीजन सिग्निफाइज कि वाटर हैज नो डिजॉल्व ऑक्सीजन। दिस रिजल्ट्स इन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जीरो डिजॉल्व ऑक्सीजन यही बताता है कि पानी के पास कोई भी डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है। दिस रिजल्ट्स इन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है आपके पानी के अंदर, अगर जीरो डीओ हो जाएगा, जीरो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगा, तो उस ऑर्गेनिक मैटर का एनारोबिक, एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन हो जाएगा एंड दैट वाटर बिकम्स सेप्टिक। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा? सेप्टिक हो जाएगा। तो कंडीशंस जो लोवर करती हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो क्या है? एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार। यूट्रोफिकेशन क्या है? पानी के अंदर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाना, जिससे कि वहां पे एल्गल ब्लूम्स बहुत ज्यादा उग जाते हैं, जिस वजह से पानी के अंदर जो नॉर्मली एक्वेटिक लाइफ है वो खराब होती है, पानी का एक्वेटिक इकोसिस्टम खराब हो जाता है ड्यू टू एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, एक्सेस में आ जाते हैं। तो एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन एक कंडीशन है जिसमें एनरिचमेंट होता है पानी की बॉडीज का, फाइटोप्लैंक्टन, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को काम में लेने लग जाते हैं। आपके पानी के अंदर जो बाकी जानवरों को ऑक्सीजन मिलनी है वो कम मिलती है। ठीक है, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम, देखिए ये आएंगे, ये डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं यूट्रोफिकेशन क्या है। ऑक्सीजन सप्लाई टू अ रिवर, ठीक है, नॉर्मली सनलाइट आता है और ऑक्सीजन सप्लाई ऐसे हो जाता है पानी में। पानी के अंदर जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको मिल जाता है ऑक्सीजन सप्लाई। पानी के अंदर जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है वो भी ऑक्सीजन है, दिस पार्ट। ठीक है, यूट्रोफिकेशन में देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ऑक्सीजन इसके अंदर आ रहा है, इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये इसको यूज कर लेंगे एंड इसको यूज करके जो पानी के अंदर प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स है वो मर, एंड यूट्रोफिकेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल एंड दिस इज द मेन रीजन ओनली, एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, जो पानी के डीओ को कम करता है। आई होप यू आर क्लियर विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पहले डिसॉल्व ऑक्सीजन को समझाना है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है कि अगर वो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, एंड पानी सेप्टिक कैसे होगा। तो पानी सेप्टिक कैसे होगा, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर, आपको बताना है कि कैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन जीरो हो जाएगा। तो उसका एग्जांपल आप दोगे एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, एंड चाहे तो आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते। दिस इज द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, लेट्स सी। नेम एनी वन ग्रीन गैस ऑफ इट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस तो बहुत सारी हमने पढ़ी है। ओके, तो उसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ग्रीन हाउस गैस को नाउ ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल वो ग्रीन हाउस गैस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इट्स का। तो सबसे पहले तो यू शुड नो कि कितनी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी बहुत सारी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का 65%, ठीक है, एंड देन जो आपका सेकंड नंबर पे आता है 16%, वो होता है आपका व्हाट, मीथेन, CH4 गैस।
देन आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, 6%। और बाकी की भी आपकी जो एफ गैसेस होती हैं सारे फ्लोरेसेंट वाली, वो सब आपकी 2% होती हैं, ठीक है। ये जो 65% CO2 आप देख रहे हैं, ये तो बस वही CO2 है जो फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्री से निकलता है। और भी जो 11% CO2 आपके ग्रीन हाउस गैस में होता है, वो आपके नॉर्मली लैंड यूज और फॉरेस्ट्री वगैरह से निकलता है। तो ये सब मेनली CO2, CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड आपके ग्रीन हाउस गैस को बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कोई एक ग्रीन हाउस गैस का नाम लो और उसका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ। तो हम CO2 को लेते चलते हैं, क्योंकि CO2 एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, और फिर हम उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशंस री-रेडिएटेड बाय द अर्थ। ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है? जो भी अर्थ इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है, उनको ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब कर लेती है। Earth after reception of solar energy, thus preventing them from escaping the Earth's atmosphere. ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि वो सारा का सारा इंफ्रारेड रेस एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस आते हैं। सोर्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? द सोर्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फर्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सोर्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में फर्स्ट सोर्स आप लिखेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है, दैट इज अ फर्स्ट सोर्स, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस सेकेंड सोर्स, थर्ड आप फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज लिख देंगे। तो डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा फॉरेस्ट्री के अंदर। द डिग्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, दैट इज फॉरेस्ट यूज, दैट इज लैंड यूज, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन टू यूज लैंड, लैंड बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, तो लैंड यूज एंड डिफॉरेस्टेशन सेकंड सोर्स होगा। फर्स्ट सोर्स आप लिखोगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एंड थर्ड सोर्स आप लिख दोगे इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है। आपका जो नेक्स्ट इसमें पार्ट है वो ये है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इट। तो हमें हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं। तो पहला हार्मफुल इफेक्ट तो CO2 का क्या होगा, आप ही सोच के बताइए। ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? टेम्परेचर को कम करना, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे रेडिएशंस, ठीक है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक काम होना चाहिए, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का ये काम होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये CO2 जो ग्रीन हाउस गैस है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, मतलब एक लेवल तक ही होना चाहिए। अगर ये उससे ज्यादा बढ़ गया तो इसका ना हार्मफुल इफेक्ट चालू होने लग जाएगा। क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा इस ग्रीन हाउस गैस का? इस ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट होगा कि ये टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट के साथ रिलीज होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो दैट कॉज राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स, इंक्रीज सी लेवल्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या करेगा? ये आपके टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, हीट कर देगा, ठीक है, पूरे अपने अर्थ के सरफेस को। तो फिर जो आपके जो सी लेवल्स होते हैं, आपके सी लेवल्स एक लेवल पे मेंटेन होते हैं। जो आपका सी होता है, समुंदर होता है, समुंदर का लेवल एक लेवल पे मेंटेन रहता है, तो वो लेवल बढ़ जाएगा तो सुनामी आने के चांसेस हैं, ठीक है। जब पानी सर के ऊपर आ जाए, मतलब सी के ऊपर आ जाए, तो सुनामी आ सकती है आपकी सिटीज के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज आप लिख के आओगे, सुनामी आप लिख के आओगे, इंक्रीज टेम्परेचर आप लिख के आओगे। एयर पॉल्यूशन तो है ही, एयर पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंड हार्ट डिजीज हो सकती है, वो आप लिखोगे। एंड थर्ड है एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इनटू द ओशन, ओशन के अंदर चले जाएंगे, कार्बोनिक एसिड बन जाएंगे, ओशन का पीएच कम कर देंगे, ओशन के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो खराब होगी। उसके साथ क्या होगा? जो ये है सॉल्युबलाइज करेंगे कैल्शियम को, ठीक है, एंड कोरल ब्लीचिंग करेंगे। कोरल ब्लीचिंग अगर आपको नहीं पता है तो इट इज, कोरल ब्लीचिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे समुंदर होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में आपको ना छोटे छोटे आइलैंड्स जैसा कुछ बना हुआ दिखता है। एक्चुअली में ये नेचुरल आइलैंड्स नहीं होते हैं, ये होता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग कैसे होता है? जब पानी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो वो कैल्शियम के साथ मिलके लैंड बनाना चालू कर देता है समुंदर के बीचों बीच, दैट इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग, उसको बोलते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका समुंदर ही खत्म हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। तो कोरल ब्लीचिंग बनना अच्छी बात नहीं है, ये मैन मेड, मतलब कि दिस इज नॉट नेचुरल आइलैंड्स, ठीक है। ये एक हार्मफुल तरीके से
पॉल्यूशन की वजह से ये लैंडस्केप बन जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। तो आपके इतने सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आप लिख के आओगे। प्लीज रिवाइज विद मी। फर्स्ट इज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा सी लेवल्स बढ़ जाएंगे। तीसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज होगा, सुनामी वगैरह आ सकती है। थर्ड, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डिक डिजीज करेगा ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। एंड फोर्थ है आपका कोरल ब्लीचिंग, एंड आपका एक्वेटिक लाइफ को खत्म करेगा एंड कोरल ब्लीचिंग करेगा। तो इतने सारे इफेक्ट्स हैं CO2 के जो आप लिख के आओगे अगर इसका लेवल बढ़ गया तो। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्लांट ट्रीज एंड श्रब्स नियर द बाउंड्री वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स, व्हाट पर्पस डू दे सर्व? हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपने नॉर्मली देखा होगा कि बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स बिल्डिंग के आसपास उगाए जाते हैं, ठीक है। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि ट्रीज एंड श्रब्स को बिल्डिंग की जो वॉल की बाउंड्री होती है वहां पे उगाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि क्यों ऐसा किया जाता है, इसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले तो आपको रोल बताना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रीज नियर बाउंड्री वॉल्स, ठीक है। तो क्या रोल है इसका, इसका रोल आप ये सब लिख के आओगे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय दीज ग्रीन बेल्ट्स ऑफ ट्रीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। अब देखिए ये जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आसपास जो वॉल्स लगाने वाले हैं उससे पहले हमने प्लांट लगा दिए। प्लांट क्यों लगाए, क्योंकि ये प्लांट ना फोटोसिंथेसिस करेंगे, आपको पता है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस से ये एयर पॉल्यूशन को कम कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉइज पॉल्यूशन जो भी होता है वो भी इन ट्रीज की हेल्प से कम होता है, क्योंकि ये जो ट्रीज है ये साउंड वेव्स को ना एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन भी इसको बोलते हैं। मफलर क्यों बोला है, मफलर जैसे आप कान पे लगाते हैं तो साउंड ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको कम कम आवाज सुनाई देती है ना मफलर लगाने के बाद, क्योंकि साउंड प्रूफिंग होता है वो जो मटेरियल होता है। ऐसे ही जो घरों के लिए साउंड प्रूफिंग होते हैं वो ये पेड़ होते हैं। अगर हमने अपने वॉल्स पे पेड़ लगा दिए तो ये साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे और अंदर नॉइज पॉल्यूशन कम आएगा। फर्स्ट आप लिख के आओगे कि ये जो एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं, दूसरा नॉइज पॉल्यूशन को कम करेंगे, थर्ड है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, जो भी आपके हवा में पार्टिकुलेट मैटर है। मैंने आपको पिछले सेशन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बताया था पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। तो ठीक है, जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं आपके एयर के अंदर उन वो भी ट्रीज में ट्रैप हो जाते हैं, तो ये पार्टिकुलेट मैटर के लेवल्स को भी कम कर देता है। द ट्रीज एंड द shrubs near the boundary wall of buildings are not only air purifiers and dust catchers. This is important for the health of the people. ये आपको समझ आना चाहिए और सबको अपने घर के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। Sixth question, why has the National Forest Commission of India recommended a relatively larger forest cover for hills than for plains? Sixth question बोल रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो नेशनल फॉरेस्ट कमीशन है इंडिया का उसने रिकमेंड किया है रिलेटिवली लार्जर फॉरेस्ट कवर फॉर हिल्स देन फॉर प्लांट्स। हिल्स के लिए ज्यादा फॉरेस्ट कवर रिकमेंड किया है देन फॉर प्लांट्स, तो इसका रीजन बताना है। तो देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोलता है, नेशनल फॉरेस्ट कवर रिकमेंडेड जो है वो ये बोलता है कि 33% ऑफ द प्लेन्स एंड 67% ऑफ द हिल्स। 33% आपके जो प्लेन्स हैं वो एंड 67% आपके जो हिली एरियाज हैं वो, उनमें फॉरेस्ट होना चाहिए। तो ऑफकोर्स हिल्स के अंदर उसने ज्यादा फॉरेस्ट कवर बोला है कंपेयर टू लैंड। तो इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि पहला रीजन तो देखो ये है कि सिंस वाटर एंड एयर कैन इजीली एरोड द टॉप सॉइल लेयर इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, जो भी आपके हिल्स है ना वहां पे ना कम प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एंड वहां पे ना एयर जो होती है उसका विंड जो होता है, विंड का स्पीड बहुत हाई होता है एंड पानी भी आता है, तो वो इजीली एरोड कर सकता है टॉप सॉइल के लेयर को। और यहाँ पे टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल की लेयर होती है हिल्स पे, तो वो इजीली एरोड कर सकता है अगर वहां पे ट्रीज ना हो तो, ठीक है। तो अगर ऊपर आपके हिली एरियाज में फॉरेस्ट नहीं होगा तो सॉइल इरोशन के चांस ज्यादा है। क्या है, सॉइल इरोशन के चांस ज्यादा है। अगर हिली एरियाज में आपके प्लांट्स और फॉरेस्ट नहीं होगा तो सॉइल इरोशन के चांसेस ज्यादा है। पहला रीजन आप ये लिखोगे। दूसरा है द इरोडेड सॉइल इज कैरिड बाय द रनिंग रिवर वाटर्स। अब क्या है, जो भी आपकी नदियां आ रही है वो सब इन हिल्स से ही आ रही है। हिल्स में जो बर्फ है आपके हिमालय गंगा रिवर जो आती है वो हिमालय से आती है, बर्फ पिघलता है तो गंगा बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए सॉइल इरोशन हो गया, सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सॉइल है, इरोटेड सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये जो रिवर यहाँ से आएंगी वो भी सारी कंटामिनेट हो जाएंगी। यही पानी आगे जाके लोग पीते हैं, रिवर का पानी, रिवर ही है जो पानी देता है लोगों को पीने के लिए, तो सबकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी।
सेकेंड रीजन आप ये लिखोगे, eroded soil is carried by running river waters and gets deposited in the river. This reduces the water storage capacity of the reservoirs and causes the river to change their course. ठीक है। थर्ड आप लिखोगे हिली एरियाज हैव हाई बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू प्लेन्स। ठीक है, हिली एरियाज के पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, इसलिए उनको फॉरेस्ट की जरूरत है। एंड तीसरा, ऑल्सो मच ऑफ द हिली एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय नोमैडिक पीपल who depends on forest resources to earn a livelihood. थर्ड थोड़ा सा पॉइंट जो है वो लोगों के हिसाब से है कि जो हिली एरियाज में ना मोस्टली नोमैडिक पीपल रहते हैं। नोमैडिक पीपल वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर ही काम करते हैं, फॉरेस्ट का खाना खाते हैं, एंड वही जो जंगली लोग होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो नोमैडिक लोग होते हैं और वो मोस्टली हिल एरियाज में रहते हैं और वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं वहां पे जाके। ठीक है, तो बहुत सारा जो हिली एरियाज है वहां पे ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ड्यू टू स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो ये नोमैडिक लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कवर को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है। आपके हिली एरियाज में दिन पर दिन फॉरेस्ट कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो नोमैडिक लोग करते हैं, इसलिए वहां पे फॉरेस्ट उगाने की नीड ज्यादा है। तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख के आओगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि सॉइल इरोशन हो जाता है इसलिए फॉरेस्ट उगाना है। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे कि जो आपका रिवर है, रिवर का जो रिजर्वियर है जहाँ पे रिवर स्टोर होती है उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि सॉइल इरोशन हो जाएगा। एंड थर्ड आप लिखोगे कि हिल एरियाज के पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इसलिए फॉरेस्ट की जरूरत है। एंड फोर्थ पॉइंट आप ये लिखोगे कि नोमैडिक लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वहां पे करते हैं, इसकी वजह से ऑलरेडी जो फॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, इसलिए वहां पे फॉरेस्ट उगाने की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है आपके। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेवेंथ क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ कैन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पे पूछा है, इसका नाम लिया है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का, और पूछा है कि कैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एनवायरमेंट फ्रेंडली बन सकता है। पहले तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फिर हम बताएंगे कि कैसे ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकता है। तो देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस। व्हाट इज इट? इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ क्लियरिंग लैंड। लैंड को क्लियर करना का ये प्रैक्टिस है फॉर कल्टिवेशन बाय कटिंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड बर्निंग देयर रिमेन्स। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ क्लियरिंग लैंड। लैंड को क्लियर करना का प्रैक्टिस है फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए बाय कटिंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड बर्निंग देयर रिमेन्स। तो देखो ऐसा होता है स्लैश एंड बर्न। डायग्राम से आप आसानी से समझते हो इसलिए मैं बहुत सारे डायग्राम्स दिखाती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। डायग्राम से क्या है ना, सारा आपकी मेमोरी जो है वो विजुअल मेमोरी जो है वो जल्दी माइंड के अंदर रिटेन होता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। दैट्स वाई आपको हमेशा डायग्राम्स के थ्रू ही पढ़ना चाहिए, इससे आपको ना अच्छे से याद रहती हैं चीजें। तो देखिए स्लैश एंड बर्न का एक डायग्राम यहाँ पे है, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। पहले देखिए यहाँ पे एक फॉरेस्ट था, अब फॉरेस्ट में इतने से पार्ट में आग लगा दी। इस पार्ट को सेलेक्ट किया कि इस पार्ट पे हम ना फसल उगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। तो इस पार्ट में, फॉरेस्ट के पार्ट में आग लगा दी एंड बर्निंग हो गया। उसके बाद ये जो फॉरेस्ट का पार्ट था ये एक लैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस लैंड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे 1 से 3 साल तक यहाँ पे एग्रीकल्चर किया, यहाँ पे क्रॉप्स उगाई। ठीक है, क्रॉप्स उगाने के बाद उन क्रॉप्स को काट लिया, लेकिन बाद में क्रॉप्स उगना बंद हो गई 3 साल के बाद क्योंकि वहां पे फर्टिलिटी कम हो गई उस एरिया की, क्योंकि वैसे भी वो एरिया आपने बर्न करके लिया था तो फर्टिलिटी वहां पे थी नहीं। इट वॉज नॉट मेंट टू बी एग्रीकल्चर फील्ड, आपने फॉरेस्ट एरिया को बर्न करके लिया तो यहाँ की ना फर्टिलिटी कम हो गई। तो फिर क्या करा, शिफ्ट हो गया। इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को स्टूडेंट एक और नाम है, क्या नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का? एक और माइग्रेशन टेक्निक भी बोलते हैं ये। ठीक है, एग्रीकल्चर की ये भी एक नाम है। और इसको माइग्रेशन टेक्निक क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए माइग्रेटरी है ये, एक जगह पे फसल उगाई, वहां पे फिर 3 साल तक फसल उगाई, वहां का फिर मतलब कि फर्टिलिटी खत्म हो गई सॉइल की, तो दूसरी जगह को जाके बर्न किया, यहाँ पे जाके बर्निंग की, इसको लैंड बनाया, फिर यहाँ पे फसल उगाएंगे।
तो इससे यहां तक पहुंचे आप, माइग्रेट किए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बाय बर्निंग एंड क्रॉपिंग, बर्निंग एंड क्रॉपिंग, बर्न किया क्रॉपिंग किया, बर्न किया क्रॉपिंग किया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड माइग्रेटरी एग्रीकल्चर भी इसको बोलते हैं। तो अब इस पॉइंट को कभी भूलोगे नहीं, आए हो, ठीक है। देखिए ये पहले लैंड था, ये पूरा फॉरेस्ट था, लैंड नहीं था, ये फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े ट्रीज थे उनको काट दिया, फिर वहां पे आग लगा दी, आग लगाने के बाद फिर वहां पे एग्रीकल्चर किया। तो मेथड क्या होता है, कट डाउन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, अलाउ टाइम फॉर वेजिटेशन टू ड्राई, पहले कट डाउन करो, उसके बाद वेजिटेशन को ड्राई होने का टाइम दो, फिर उस पर आग लगाओ, एंड देन जो ऐश आग से निकलेगा वही उस एरिया को, जो लैंड था उसको फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, जो ऐश निकलेगा बर्निंग से। फिर वो ज्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है, वो 1 2 3 साल के लिए रहता है, उसके बाद दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, वहां पे फिर क्रॉप्स उगना बंद हो जाती है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है इज अ प्रैक्टिस ऑफ क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन बाय कटिंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड बर्निंग देयर रिमेन्स। ये आपको समझ आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकता है, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे जिसमें ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है, एंड एडवांटेजेस बताएंगे बेसिकली, क्योंकि एडवांटेजेस से ही पता चलेगा कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकता है। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये जो सॉइल को फर्टाइल करता है बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू कटिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज अगेन, ठीक है, सॉइल को ये फर्टाइल कर देता है by recycling the nutrients due to cutting and planting trees again. Plant ash also increase soil fertility. सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है, एंड पहला है कि ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है, एंड जो एश इससे निकलता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो फर्टिलिटी तो ये मेंटेन कर रहा है सॉइल की, ठीक है। तीसरा है कि ग्रोथ ऑफ वीड्स को ही प्रिवेंट करता है, जब हम आग लगा देते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है। एंड चौथा है कि इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब यहाँ पे हम कुछ केमिकल चीज नहीं डाल रहे हैं, सब नेचुरली फर्टिलिटी बढ़ रहा है। तो विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो ये चार मतलब कि आपको एडवांटेजेस लिखनी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, बिकॉज ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ओके। एंड मेथड क्या है टू ऑप्टिमाइज एडवांटेजेस, द एडवांटेजेस ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कैन बी ऑप्टिमाइज इफ दिस प्रैक्टिस इज मेड एनवायरमेंट फ्रेंडली इन फॉलोइंग वेज। द लैंड इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर रिकवरी टाइम आफ्टर द स्लैश एंड बर्न फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी, ठीक है। This type of agriculture should be practiced on smaller areas to protect the forest from deforestation. तो आपको दो चीज माइंड में रखनी है, अगर ये एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं तो इसको छोटे एरियाज में करना चाहिए, ठीक है। एंड पहला पॉइंट आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आप लैंड को बर्न कर देते हैं, ठीक है, बर्न कर देते हैं तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिकवरी के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट है कि ये स्मॉलर एरियाज में करना चाहिए, तो इससे सब कुछ एडवांटेजेस इसकी मेंटेन रहेंगी जो हमने एडवांटेजेस यहाँ पे पढ़ी, और यही एडवांटेजेस रीजन है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो आपको ये एडवांटेजेस लिख के आनी है, बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is, what is the main idea behind joint forest management concept introduced by Government of India? इसमें बोला है कि क्या कॉन्सेप्ट है बिहाइंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। मेन आइडिया बिहाइंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, तो क्या है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वो एक बार देख लीजिए। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s। 1980s में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इसका एम जो है वो है कंबाइन एफर्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो, और जो लोकल लोग वहां पे रहते हैं वो, उन दोनों का कंबाइन एफर्ट है टू मेंटेन एंड प्रिवेंट द फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, ठीक है। जो लोकल लोग, जो नोमैडिक लोग वहां पे रह रहे हैं वो, और गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दोनों का ये एफर्ट होना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट का मतलब क्या हो गया, जॉइंट का मतलब हो गया दोनों चीज का मिलना, ठीक है। तो कौन कौन मिला यहाँ पे, गवर्नमेंट मिली विद लोकल पीपल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एंड इसमें बोला कि मेन आइडिया क्या था इसका, तो वो सब आपको बताना है।
मेन आइडिया इसका क्या था, एम मैं आपको बताती हूँ इसका एम क्या था। तो मेन एम जो इसका था वो ये था कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे एक सस्टेनेबल मैनर में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन अ सस्टेनेबल मैनर। एंड दूसरा, टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ लोकल पीपल का लाइफस्टाइल बढ़ाना, इम्प्रूव करना बाय अलाउइंग दैम टू बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन, फ्रूट्स, गम, रबर एसेट्रा। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये था कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया इन सस्टेनेबल मैनर। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि इसने लोकल जो वहां पे लोग रह रहे थे उनको बेनिफिट्स दिलाए। जैसे फॉरेस्ट से हम क्या क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट से हम मेडिसिन बनाते हैं, हम फ्रूट्स लेते हैं, वहां से गम लेते हैं, रबर लेते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स उन लोकल लोगों को मिले जिनका उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा इसका एम था कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा होगा। एंड पहला एम था कि बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल मैनर में बचेंगी, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, इम्पैक्ट ये पड़ा कि आपने चिपको आंदोलन पढ़ा होगा आपकी बुक्स में, और वो आपको पूरा याद रखना है। चिपको आंदोलन इसी से जुड़ा हुआ है कि अमृता देवी नाम की एक महिला थी जिन्होंने रिमार्केबल एक करेज दिखाया, मतलब उनको बहुत ज्यादा करेज आया ये सब। मतलब कि ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था इसके चलते ही शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट सेविंग ट्रीज, सेविंग फॉरेस्ट। एंड उन्होंने ट्रीज को बचाए फॉरेस्ट के अंदर। चिपको एक आंदोलन उन्होंने चलाया गढ़वाल हिमालयाज में। उनको फॉरेस्ट और ट्रीज से इतना प्यार था कि उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया। जब वहां पे लोकल कम्युनिटीज की पावर दिखाई गई कि वो कैसे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स या फिर कुछ राजा महाराजा मतलब उस टाइम पे थे, एंड शायद ब्रिटिशर्स की बात है, तो उनको फॉरेस्ट को काटना था, ट्रीज को काटना था। एंड दीज पीपल विद अमृता देवी, द लोकल पीपल, दे वर सो करेजियस एंड they have so passion, you know, so much passionate about saving trees and forests कि वो जाके ना ट्रीज के आसपास चिपक गए थे जब काटने के लिए आए। देवर लाइक कि ट्रीज को काटने से पहले हमें काटो। एंड लिटरली जो लोग वहां पे काटने आए थे उन्होंने इनको काट भी दिया, लाइक दे डाइड। अमृता देवी डाइड इन बाय, लाइक उनको सेव करते करते ट्रीज को थ्रू चिपको आंदोलन शी डाइड। तो लोकल कम्युनिटीज क्या करते थे, फॉरेस्ट को वर्शिप करते थे, अपना भगवान मानते थे ट्रीज को, ठीक है। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट पड़ा था लोकल कम्युनिटीज का। तो इसके चलते ही गवर्नमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का वो निकाला, ये जो पूरा ये था प्रोजेक्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो था। एंड इट वाज रियली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ओके, तो दैट वाज अबाउट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है ये पूछा है। तो स्नो ब्लाइंडनेस और फोटोकैरेटाइटिस, स्नो ब्लाइंडनेस और फोटोकैरेटाइटिस एक टेम्परेरी पेन है आपकी आईज में जो यूवीबी रेज के एक्सपोजर से हो जाता है। तो होता क्या है ना, ये देखिए स्टूडेंट, जो आपकी आई होती है, ठीक है, जब वो कंटिन्यूअसली आपकी आईज में यूवीबी रेज जाती हैं, यूवीबी रेज, तो आपकी आईज में माइल्ड पेन सा हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। टेम्परेरी पेन रहता है, वो पेन चला जाता है बाद में, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रहता है। एंड ये आपका जो यूवीबी रेज है क्या करती है, आईज का एक पार्ट आपने पढ़ा होगा कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा जो होता है वो ऐसे इधर इधर होता है, ठीक है, इसको डैमेज कर देती है। और जो कॉर्निया, जो ऊपरी परत होती है आपकी आई को, उसको डैमेज करती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द सन रेज इज मोर फ्रॉम स्नो कवर्ड एरियाज, ठीक है। सन रेज का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्नोई जो एरियाज होते हैं ना, जैसे अंटार्कटिका के डेजर्ट वगैरह, वहां पे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका नाम स्नो ब्लाइंडनेस दिया है। क्योंकि स्नो कवर्ड एरियाज में ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, ज्यादा यूवी रेज आपकी आंखों में जाती है। दैट्स वाई द नेम ऑफ द डिजीज इज स्नो ब्लाइंडनेस। एंड इसको ट्रीट किया जा सकता है बाय गिविंग रेस्ट टू द आईज। बस आपको आईज को रेस्ट देना है, आपको यूवी के एक्सपोजर में नहीं जाना है, तो ये ट्रीट भी किया जा सकता है। एंड स्नो ब्लाइंडनेस कुछ ऐसा दिखता है, लाल लाल हो जाती है आंखें, ठीक है, एंड टेम्परेरी पेन हो जाता है आंखों के अंदर, कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया डैमेज हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स आपको दिख रहे होंगे कि आंखें लाल हो गई हैं, आंखें सूज गई हैं, बर्निंग जलन जलन जैसा महसूस होता है आंखों में, पेन महसूस होता है, एंड विजन थोड़ा सा ब्लरिंग दिखने लग जाता है, एंड हेडेक होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, स्वोलन रेड आईज, बर्निंग एंड पेनफुल आईज, ब्लड विजन, हेडेक, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। ये अच्छे से आप एक्सप्लेन करके आ जाना। आई गेस जितना मैंने इधर लिखा है दैट इज इनफ इन योर बोर्ड एग्जाम टू एक्सप्लेन, यू विल गेट फुल मार्क्स।
Question number 10th is how has DDT caused decline in bird population? इसमें बोला है कि कैसे डीडीटी डिक्लाइन करता है बर्ड पॉपुलेशन में। तो डीडीटी क्या है? डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका हमने डायग्राम भी देखा था, मैं यहाँ पे बना के एक बार दिखाती हूँ। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका मतलब क्या है? डाइफिनाइल है, ठीक है, तो ऐसा डाइफिनाइल रहेगा ये। देखिए डाइफिनाइल हो गया, डाइक्लोरो मतलब दो क्लोरीन यहाँ पे जुड़े रहेंगे, इथेन मतलब वो एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है इथेन में, एंड ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन मतलब यहाँ पे आपकी क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा एंड यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, ठीक है। तो आपके 3 क्लोरीन इधर रहेंगे, 2 क्लोरीन इधर रहेंगे, तो डाइक्लोरो 2 फिनाइल रहेंगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन इधर रहेंगे एंड इथेन। तो दैट इज कॉल्ड डीडीटी। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड की तरह हम इसे यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड की तरह से यूज करते हैं। एंड पहले पास्ट में तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता था इंसेक्टिसाइड के लिए। जब आप एग्रीकल्चर करते थे तो वहां पे डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था, जो अनवांटेड इंसेक्ट्स आपकी क्रॉप को खाते थे उनको मारने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि डीडीटी कैसे बर्ड पॉपुलेशन को डिक्लाइन करता है। ये तो इंसेक्ट को मारने के लिए यूज करते थे, पर इससे बर्ड पॉपुलेशन कैसे कम हो रहा है वो पूछा है, ठीक है। तो DDT and biomagnification. DDT accumulates in the adipocytes of the organisms. Organisms के adipocytes में DDT accumulate कर जाता है and increase in concentration at successive trophic levels. ठीक है, एडिपोसाइट्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वहां पे जाके डीडीटी एक्यूमुलेट करता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके, तो ये बस स्टोर होता चला जाता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता है। हर ट्रॉफिक लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है पहले पानी में डीडीटी 0.003 था, जू प्लैंक्टन्स जो पानी के अंदर थे उनमें 0.04 आया, स्मॉल फिश के अंदर 0.5 आया, लार्ज फिश के अंदर 2 आया एंड बर्ड्स के अंदर 5 आया जो इनको खा रहा था। तो जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे ये ऊपर ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि डीडीटी इनके एडिपोसाइट्स में जाके स्टोर हो रहा है एंड इट्स नॉट गेटिंग डाइजेस्ट, तो ये स्टोर करता चला जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो डीडीटी एंड बायोमैग्निफिकेशन का मतलब यही है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, हैंस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ये मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, इसलिए पास्ड ऑन हो रहा है टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अब इफेक्ट क्या है डीडीटी का बर्ड्स के ऊपर वो देख लेते हैं। डीडीटी वाज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको बताया, एंड रिलीज्ड इन वाटर बॉडीज, ठीक है। अब डीडीटी क्या है ना, डीडीटी एग्रीकल्चर के अंदर यूज होता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए। फिर जो इरिगेशन हम करते हैं पानी का, ठीक है, जो आपका इरिगेटेड पानी रहता है, जो आपको क्रॉप्स को पानी पहुंचाने के लिए हम आपके फील्ड के अंदर, क्रॉप फील्ड के अंदर जो पानी पहुंचाते हैं, उस पानी को हम डायरेक्टली आपकी आसपास की नदियों और लेक्स में पहुंचा देते हैं, ठीक है, वहां पे डिस्कार्ड कर देते हैं और वो पानी के अंदर होता है आपका डीडीटी। तो डीडीटी जो पानी के अंदर जाता है उसको फिशेस वगैरह खाती हैं एंड फिशेस को बर्ड्स खाते हैं, तो बर्ड एकदम हाई ट्रॉफिक लेवल हो गया। और आपने पढ़ा था बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, हाई ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन डीडीटी का बढ़ जाता है, तो बर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है डीडीटी का एंड डीडीटी इज टॉक्सिक, इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, इट इज टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जब एक्यूमुलेशन होता है डीडीटी का, तो उससे जो आपके बर्ड्स होते हैं ना उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनके एक्शेल्स बहुत थिन हो जाते हैं, इस वजह से बर्ड्स का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ डीडीटी, क्योंकि ये बर्ड्स में इनफर्टिलिटी कर रही हैं और उनके जो एक्शेल्स हैं उनको बहुत थिन कर रही हैं, उनको थिन कर रही हैं, तो आगे जाके बर्ड्स और जन्म नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए बर्ड्स का पॉपुलेशन ये कम कर रहा है।
तो दैट वाज अबाउट डीडीटी, क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 11th इज आस्किंग ऑब्जर्व द फिगर ए एंड बी गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको दो फिगर्स दिए हैं स्टूडेंट्स. पहला फिगर आपको ये दिया है, सोलर प्लेट जैसा लिख रहा है. दूसरा फिगर आपको विंड विंड एनर्जी जैसा दिख रहा है ना. ये विंड वाले प्लेसेस हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह, वहां पे ये 3 पंखे वाले बड़े बड़े फैंस लगा रखे हैं. तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जब ये फैंस घूमते हैं बहुत ज्यादा हवा आती है तो ये एनर्जी को जनरेट करते हैं. और ये सोलर प्लेट है, ये तो नॉर्मली आपके घरों के ऊपर भी होंगी शायद, कुछ लोग लगा के रखते हैं. इनमें जब लाइट आती है तो ये एनर्जी जनरेट करता है. ठीक है, तो आपने ये दोनों डायग्राम ऑब्जर्व कर लिए. अब आएंगे क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं कि द पावर जनरेशन बाय द अबव टू मेथड इज नॉन पॉल्यूटिंग, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों नेचुरल तरीके से पावर को बनाया जा रहा है. पहला सनलाइट से बनाया जा रहा है, दूसरा हवा से बनाया जा रहा है. तो दैट इज नॉन पॉल्यूटिंग, इट इज ट्रू. आप लिखोगे इट इज ट्रू. एंड दूसरा लिखोगे कि इंडीड इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. नॉन पॉल्यूटिंग भी है, साथ में एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है. फिर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है, लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी की 2 आपको एप्लीकेशंस बताना है. तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स. ठीक है, एंड सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट फॉर हीटिंग वाटर. ठीक है, तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स. सोलर सेल्स के हेल्प से सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में फॉर हीटिंग वाटर. तो ये एक बार मैकेनिज्म आप समझिए कि कैसे सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो सोलर एनर्जी देखो, पहले तो ये जो आपको प्लेट्स दिख रही है यहाँ पे, इन पे क्या है ना, सनलाइट आती है. अब जैसे ही इन पे सनलाइट आती है तो ये जो सनलाइट है ये इस प्लेट को हीट कर देती है, जो आपने यहाँ पे प्लेट लगाई है. ठीक है, अब इस प्लेट को बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, यहाँ पे हमने कुछ माइक्रो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वगैरह इस प्लेट में है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे होते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं विद सनलाइट. जब वो चार्ज हो जाते हैं विद सनलाइट तो उनमें मूवमेंट चालू हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर. इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तेजी से तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन प्लेट, ये इलेक्ट्रॉन की प्लेट है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे सनलाइट आया, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने लग गया. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. ठीक है, तो फिर आपका जो सनलाइट था वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. पहला स्टेप क्या हुआ, पहला आपका जो सनलाइट था वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कन्वर्ट हो गया. अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पे पूछा है. 2 एप्लीकेशंस बतानी है. पहला एप्लीकेशन तो हम ये बता देंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो द सोलर सेल्स. एंड दूसरा एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन तो हो गया कि सोलर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. दूसरा एप्लीकेशन क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, ये प्लेट हीटअप हुई. ये जो प्लेट थी इन पे जब यूवी रेज आई, सनलाइट पड़ा तो ये प्लेट हीटअप हुई. तो दूसरा क्या हो रहा है, ये सोलर एनर्जी आपके हीट में भी कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, सोलर एनर्जी आपके हीट में भी कन्वर्ट हो रहा है. तो पहला एप्लीकेशन तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एप्लीकेशन हो गया. इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे फॉर पावर सप्लाई टू हाउसेस, है ना, बिल्डिंग को पावर सप्लाई देने के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनको ऑन करने के लिए, मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए. दूसरा एप्लीकेशन है आपके हीट का. हीट का हम यूज करेंगे फॉर हीटिंग योर वाटर. ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए यूज कर लेंगे. और कुछ भी अगर आपको गर्म करना है, इस हीट का यूज करना है तो उसको आप यूज कर सकते हैं. तो ये 2 एप्लीकेशन आपको लिख के आना है, पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दूसरा हीट. अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोवोल्टेइक सेल. थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट इज फोटोवोल्टेइक सेल. A photovoltaic cell is a device जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट. ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, फोटोवोल्टेइक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फोटोवोल्टेइक सेल एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट.
फोटोवोल्टेक इफेक्ट के हेल्प से। अब क्या करता है फोटोवोल्टेक सेल, वो एक बार हम समझ लेते हैं जिससे हमें ये याद रहेगा। ठीक है, तो फोटोवोल्टेक सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, पर किसने कन्वर्ट किया, ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स ने कन्वर्ट किया। ठीक है, एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स थे। अब इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स पे आपके ना दो टर्मिनल्स थे। कौन कौन से टर्मिनल थे, एक वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल था यहाँ पे, और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल था। क्योंकि जब यहाँ पे एनर्जी आई, सोलर एनर्जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करते हैं, ये आपको पता है। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना। ठीक है, तो फोटोवोल्टेक सेल स्टूडेंट्स हमने किसको बोला है, एक्चुअली फोटोवोल्टेक सेल हमने इस पूरे प्लेट के मैकेनिज्म को बोला है। सेल क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, सेल होता है कि एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक गेटवे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव एक एंड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक एंड पे नेगेटिव होता है, और चार्ज आपका मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज, और करंट मूव करेगा नेगेटिव टू दिस साइड। ठीक है, करंट मूव करेगा, ये होता है आपका सेल। जब आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है, ये जिसपे आपका सोलर लाइट आ रहा है, जहां से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्लेट में ही एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा रखा है, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रखा है। ठीक है, इस प्लेट को ही हमने क्या बोला है, फोटोवोल्टेक। फोटो का मतलब क्या हो गया, सनलाइट। ठीक है, फोटो का मतलब हो गया सनलाइट, एंड वोल्टेक मतलब जो वोल्टेज को प्रोड्यूस करे। तो फोटोवोल्टेक सेल इसी को बोला है, इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फोटोवोल्टेक इफेक्ट। एंड फोटोवोल्टेक इफेक्ट क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना। तो करंट आपका मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ठीक है, करंट इस तरफ मूव करेगा, तो दैट इज कॉल्ड योर फोटोवोल्टेक इफेक्ट। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद योर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हमने सारे शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, thank you for your time and I wish you all the best. This chapter is very important, keep this in your mind and read it very carefully. ठीक है, इस चैप्टर में जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम, सो यू कांट लीव एनीथिंग। सो या, थैंक यू।